मेरे सभी प्यारे भाई बहनों और दोस्तों को मेरा नमस्कार। फिर से एक बार मैं लेके आपके लिए उपस्थित हूँ 30 सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर सच में आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आपने सच में पढ़ाई की है तो केवल आप 30 में से 20 प्रश्नों का आंसर सही करके बताएंगे। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 30 में से बहुत कम लोग होंगे जो 20 प्रश्नों का भी सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी अलग और बिल्कुल भी नए प्रश्न होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और सभी दोस्त से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लास्ट तक सदैव बने रहें। लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो अगर आप सच में एक सीरियस कैंडिडेट है गाइज, तो लास्ट में कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएंगे लाइव सेशन में। ठीक है, अगर आप वीडियो ऑफलाइन देख रहे हैं तो लास्ट में आप अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे हमें। तो बिना देरी किए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी है हो कहलाती है। ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पे दिए हैं, क्रम सूचक मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। ठीक है गाइज, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण एक साथ परम शून्य भी हो, समस्त गुण भी हो और साथ में परम शून्य भी हो, क्या कहलाती है। दोस्तों सारे प्रश्न यूनिक होंगे, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और ऐसे प्रश्न आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी फ्री है आपके लिए, और आप चाहेंगे तो आपको नोट्स भी सीडीपी का दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। लाइव देखना तो लाइव में देंगे, और अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो बिल्कुल मन में अपना आंसर सोच लेंगे और पॉज करके उसके बाद से अपना आंसर देंगे और फिर देखेंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर बताएंगे। ठीक है, यूनिक प्रश्न होंगे, सबसे अलग प्रश्न होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, अनुपात मापनी। अनुपात मापनी मानव व्यवहार की बुद्धिक क्षमता मापने का एक यंत्र है। क्या मापने का एक यंत्र है? तो बुद्धि क्षमता नापने का एक यंत्र है। ठीक है, जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। अंतराल मापने के समस्त गुण भी होते हैं और परम शून्य भी होता है। किसमें? अनुपात मापने में। आपको सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही बेहतर तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर देंगे इस वीडियो को, सभी लोग शेयर करेंगे प्लीज़। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण रिक्त स्थान में होता है, अहम में, इदम में, परायाम में या परिस्थितियों में। और इसका राइट आंसर गाइज मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, परायाम, जिसे बोलते हैं सुपर ईगो। ठीक है, आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के मापन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने व्यक्तित्व के मुख्यतः 2 घटक माने, एक माना अचेतन मन और दूसरा माना इदम। ठीक है, इनसे जुड़े हुए होते हैं। इदम से क्या जुड़ा होता है? अचेतन मन हमारा जुड़ा होता है, और ईगो से जुड़ा होता है हमारा क्या? तो अर्धचेतन मन, और सुपर ईगो से जुड़ा होता है हमारा चेतन मन। ठीक है, और इन्होंने 2 घटक माने, अचेतन मन, इदम, अहम और परायम। फ्राइड के व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम, अम, परायम, इन तीनों तत्वों का विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। तत्व संबंध इदम, अहम और पराहम जन्मजात एवं वंशानुगत होते हैं और यथार्थ जगत से संबंधित नैतिक मूल्य एवं आत्मा का आंतरिकरण से संबंधित परायम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है और इसे आत्मा के अंतःकरण कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। व्यवहारवादी रिक्त स्थान ने कहा था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? मैंने कई बार अपने सेशन में इसको बताया है। न्यूमैन के द्वारा, प्रीमैन के द्वारा, वॉटसन के द्वारा या होल जिंगर के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, वॉटसन ने ये कथन कहा था। ठीक है, वॉटसन ने कहा था। और वॉटसन कहाँ के वैज्ञानिक थे? एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। वॉटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे और वॉटसन का मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार का प्रमुख स्थान दिया और व्यवहार का परिवर्तन कर मानव विकास किया जा सकता है। इसका प्रमुख कथन है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। क्योंकि वॉटसन ने व्यवहारवादी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है और इन्वायरमेंट पे। उनका कहना है कि जैसा इन्वायरमेंट होता है बच्चे का विकास भी उसी इन्वायरमेंट की तरह होता है। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ध्यान आकर्षित होने में रिक्त स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। मेरे प्यारे भाई बहनों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है, देखेंगे ध्यान से आप लोग। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति की लालसा भी उतनी ही अधिक होगी, तथा इस स्थिति में इच्छित व्यक्ति, इच्छा रखने वाला व्यक्ति इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित किया कर सकता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। डॉट 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 छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, सहानुभूति, शिक्षण, समदृष्टि या प्रेरणा। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन डी। ठीक है, प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है और प्रेरणा की संकल्पना अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होता है और मानव की आवश्यकताओं उनकी रुचियों की पूर्ति में सहायक होती हैं। चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सिगमंड फ्रायड के अनुसार विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। दूसरा है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। और तीसरा है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग किया जाता है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझे पता है आप इस प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे होंगे और इसका राइट आंसर मैं बता दूं ऑप्शन सी। सिगमंड फ्रायड की अगर बात करें तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग किया जाता है। ठीक है, और सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पिता माना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है। और फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया तथा उसके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? कोफ्का के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, कोहलर के द्वारा या गेस्टाल्टवादियों मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, ये वुडवर्थ है। ठीक है, और इसका राइट आंसर है वुडवर्थ। ठीक है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो मैं थोड़ा सा SOR के बारे में बता देता हूँ। SOR इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लिख लेंगे, स्टिमुलस ऑरेंज रेस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस ऑरेंज रेस्पॉन्स SOR अमेरिकी वैज्ञानिक थे वुडवर्थ, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित है। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, नवीनता, अवधि, रुचि या आकार। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा की बात की जा रही है और इसका राइट आंसर किस पे चला जाएगा? तो ऑप्शन 3 पे चला जाएगा। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। किसी विषय वस्तु में जितनी अधिक रुचि होगी उद्दीपन क्रिया उतनी ही तीव्र होती है तथा उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है,
चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने में हस्तांतरण, सीखने की विधियाँ, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। ठीक है, सभी गाइज एक बार शेयर कर देंगे प्लीज़, प्लीज़ मेरे लिए एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे दोस्त। ठीक है, एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सीखने में हस्तांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में हस्तांतरण कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया के द्वारा यह सिखाया जाता है कि मानव अपने व्यवहारिक जीवन के साथ किस प्रकार स्वयं को समायोजित करेगा, और इसी प्रक्रिया में ज्ञान का हस्तांतरण, सीखने का हस्तांतरण का विकास होता है। जैसे शिक्षक द्वारा अपने कक्ष में अधिगम प्रक्रिया के द्वारा जो पढ़ाया जाता है तथा बच्चे उससे ग्रहण करते हैं, इसे ही ज्ञान का हस्तांतरण कहा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक करेंगे। चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। सीखना, स्मृति, प्रेरणा या चिंतन। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, सीखना या अधिगम। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, इसे अस्थायी परिवर्तन बोलते हैं। अस्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है या अधिगम कहलाता है। और इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है, मान लीजिए किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है, तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा का ज्ञान होता है कि मिर्च तो तीखी है, और रोने लगता है। इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया कि लाल मिर्च कड़वी होती है। ठीक है, इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। आवृत्ति बहुभुज, स्तंभाकृति, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। ठीक है गाइस, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किस पे चला जाएगा, 11 नंबर का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 2, स्तंभाकृति। जैसा कि आपको पता चला है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है, स्तंभाकृति कहलाता है। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। ठीक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किस में होता है, बाल्यावस्था में। ठीक है, अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात होती तो सबसे ज़्यादा और सही हो जाता। ठीक है, बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, तो जो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है बाल्यावस्था में होता है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, और परवर्ती किशोरावस्था आते आते अर्थात 19 से 20 साल के बीच की उम्र में यह काफ़ी धीमा हो जाता है। और आपको पता है मानसिक विकास की अगर बात करें तो 4 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चों में 90% मानसिक विकास हो जाता है। मस्तिष्क का विकास जो 90% हो जाता है 4 से 5 वर्ष की उम्र में। चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित है नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर या ध्यान पे। और इसका राइट आंसर किस पे चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 2, मूल प्रवृत्ति पर। ठीक है, शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है, और इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना इत्यादि। यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार कहा है। चलते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। वनमानुषों पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या चूहों पर। ठीक है, और इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो आप सभी लोग जानते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलर ने दिया था, और सुल्तान नामक एक वनमानुष था उस पे उसने प्रयोग किया था। इसका श्रेय किस पे जाता है, जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर को जाता है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटिलिटी ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ,
मेंटिलिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में दिया था। ठीक है, मेंटिलिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया था और कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता उतना ही अधिक होगा। चलते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ... में भी उच्च होंगे, अध्ययन में उच्च होंगे, सृजनशीलता में उच्च होंगे, विश्लेषण करने में उच्च होंगे या अच्छे अंक प्राप्त करने में उच्च होंगे। क्या आवश्यक नहीं है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि अधिक होगी वह इनमें से किस में उच्च नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सृजनशीलता या क्रिएटिविटी। ठीक है, किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को क्या कहते हैं, सृजनशीलता कहते हैं। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन किया जा सकता तथा यह निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है, चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। अधिगम में ... ने प्रभाव का नियम दिया। स्किनर ने, पावलोव ने, वॉटसन ने या थर्नडाइक ने। तो आपको पता है कि सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो वो दिया है थर्नडाइक ने। सीखने के 3 नियम दिए हुए, एक प्रभाव का नियम, एक अभ्यास का नियम और एक तत्परता का नियम। और अभ्यास का नियम प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करना चाहता है। चलते प्रश्न नंबर 17 की तरफ। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तार्किक बुद्धि, प्रत्याहन विधि या पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तार्किक विधि। ठीक है, स्मृति वह भंडारण क्षमता है जहाँ पर पूर्व की विषय वस्तु को याददाश्त के रूप में संचित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुरूप उसे तत्कालीन परिस्थितियों में याद किया जाता है। चलते प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? होल्जनमैन, ठीक है, साइमंड, मरे या बेलक। ठीक है, और इसका राइट आंसर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मॉर्गन एन मरे या मॉर्गन एन मोरे भी इन्हें बोलते हैं। और TAT किसके द्वारा दिया गया था? मरे के द्वारा दिया गया था। यह एक व्यक्तित्व मापन परीक्षण है और इस परीक्षण का विकास 1935 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शिक्षक SA मुरे द्वारा किया गया। और TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है 31। ठीक है, कितनी होती है? TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या 31 होती है, जिसमें से एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है। ठीक है, एक कार्ड सादा होता है तथा परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कितना प्रयोग किया जाता है? ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सारी डिटेल में TAT से संबंधित बता रहा हूँ। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे बोला जाता है। ठीक है, और इसमें इसको दिया था मरे ने, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे और 1935 में दिया था, जिनमें इन्होंने कार्डों की संख्या 31 बताई थी। और एक कार्ड सादा होता है और एकदम एक व्यक्ति पर 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं तथा प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों का आधार पर 5 मिनट में कहानी बतानी होती है। आज किस पे लिखा जाता है? तो जो सादा कार्ड होता है उस पर 30 कार्डों का जो हमारा आकलन होता है वो इस पर दर्शाया जाता है। चलते प्रश्न नंबर 19 की तरफ। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। आपको पता है NCF में भी किसको प्रायोरिटी दी गई है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई है। और उसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार की जाती है ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सके या सीख सके। चलते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है?
वर्गीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें गाइस प्लीज़। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप अपने ग्रुप में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, वर्गीकरण का सिद्धांत। वृद्धि और विकास के संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो वर्गीकरण का सिद्धांत, क्योंकि वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु मतलब जो कुछ नहीं करता, आत्मनिर्भर या प्रौढ़ बना देती है। और विकास के सिद्धांत निम्नवत है जिसमें विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। कौन कौन से विकास के सिद्धांत देख लेंगे। एक है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, ये जो दिया गया निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, और है वंशानुक्रम व वातावरण का सिद्धांत, ठीक है। और पांचवा है विकास क्रम का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है। ये जो है हमारा वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी विकास के 4 सिद्धांतों को मैंने आपको बताया। चलते प्रश्न नंबर 21 की तरफ। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है। सादृश्यता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम, ठीक है। और 21 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा किस पे चला जाएगा, ऑप्शन सी पर, ठीक है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो तत्परता के नियम पर आधारित है। तत्परता में कार्य करने की केंद्रित शक्ति निहित होती रहती है तथा साथ में तत्परता में सक्रियता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। किसका, तो तत्परता का नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के तहत निम्न कार्य करने चाहिए। जैसे मैं कुछ बता देता हूँ आपको। शिक्षकों को बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन पहले कर लेना चाहिए जिनसे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके, ठीक है। और बालकों को दूसरा तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था करनी चाहिए। और तीसरा हमारा है पूर्व पाठ से कुछ प्रश्न पूछ नवीन पाठ आरंभ करना चाहिए, ठीक है। और भाटिया के अनुसार, ठीक है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय प्राप्त कर लेना है। भाटिया जी ने कहा था कि तत्परता के लिए या कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय प्राप्त कर लेना है। चलते प्रश्न नंबर 22 की तरफ। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है विभेदीकरण, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्षीकरण। प्रथम सोपान जो है प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। और द्वितीय सोपान में बात करूं तो प्रत्यक्षीकरण के बाद आता है हमारा विभेदीकरण, उसके बाद आता है पृथक्करण, उसके बाद आता है सामान्यीकरण, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड नंबर विभेदीकरण, थर्ड नंबर पृथक्करण और फोर्थ नंबर सामान्यीकरण, ठीक है। ये किसके हैं, तो संप्रत्यय या संकल्पना के 4 सोपान हैं। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। 23 नंबर प्रश्न होगा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। बंडूरा के द्वारा, टोलमैन के द्वारा, ठंडाई के द्वारा या कोहलर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूंगा तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय या संकल्पना अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इस संकल्पना के तहत बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है तथा बालक को उचित एवं सकारात्मक निर्देश दिया जाता है ताकि बालक का मानसिक व शैक्षिक विकास हो सके। चलते प्रश्न नंबर 24 की तरफ। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। आगमन विधि, निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। और आप लोग जानते हैं सबसे पहले क्या आ गया, एग्जाम्पल आ गया, उदाहरण आ गया, तो हमारा किस पे चला जाएगा, आगमन विधि पे चला जाएगा, ठीक है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण ये सारे आगमन विधि के सोपान हैं। चलते प्रश्न नंबर 25 की तरफ। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक की बात की जा रही है तो रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, ठीक है। और इसके अलावा आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ ये होते हैं अवधान के आंतरिक निर्धारक तत्व या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक,
ठीक है, जिसमें रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति के अलावा और क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ, आदत भी है, ठीक है, जिज्ञासा है, आवश्यकता है, प्रशिक्षण है, अर्थ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। बहुत ईजी प्रश्न है गाइज, उम्मीद है आप लोग सही आंसर करेंगे, ठीक है। और इसका राइट आंसर है 26 का 4, ठीक है। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। दोस्तों बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और काफ़ी कम टाइम में 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। आप देखे होंगे आपको 10 या 15 क्वेश्चन में 45 से 50 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं गैप लेता, ना ही कुछ फालतू की आपसे डिस्कस करता हूँ, बातें करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ने आते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आप कम से कम समय में गेन कर सकें, प्राप्त कर सकें, सीख सकें हमसे, ठीक है। इसीलिए मैं बातचीत आपसे करना बंद कर दिया हूँ बिल्कुल। और आप लोग प्लीज़, आपको इतना करना है कि आपको अपने ग्रुप में शेयर करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है, ठीक है। बस आपसे सपोर्ट चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा खुल के सपोर्ट करें और ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और मैंने बताया आपको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास भी किया जाता है। चलते प्रश्न नंबर 27 की तरफ। वह अवस्था जो कि माता के 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है कहलाती है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नम सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। और इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, ठीक है। ऑप्शन 2 डाउन सिंड्रोम कोहल वर्ग के परंपरागत स्तर या बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है और इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक तंत्र का अस्तित्व बनाए रखने के लिए नियमानुसार व्यवहार करता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने पीछे वाले वीडियो में इस प्रश्न को रखा था, आप लोगों ने देखा होगा, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है। जिसमें जो बच्चा होता है पुरस्कार के लिए या दंड से बचने के लिए बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। और कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी, पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर, परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक है। और जो पहली अवस्था है इसमें क्या होता है, बालक का जो व्यवहार होता है वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। चलते प्रश्न नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु या युग्मन, ठीक है। और दूसरा है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज। और तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु या शुक्राणु। और चौथा है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ठीक है। तो इसका सही जो क्रम होगा वो होगा ऑप्शन 4। पहले क्या बनता है, अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु युग्मन का निर्माण करते हैं, जाइगोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सही क्रम होगा इसका अंडाणु, शुक्राणु, युग्मन और ब्लास्टोसिस्ट। यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित होती है, जिसमें सर्वप्रथम गर्भाधान क्रिया के लिए अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं, ठीक है। गर्भाधान क्रिया के लिए अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से क्या बनता है, युग्मनज या जाइगोट्स, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। और चलते आज के प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, यूंग के द्वारा, कार्ल यूंग के द्वारा, व्रेचनर के द्वारा, सेल्डन के द्वारा या स्प्रेंजर के द्वारा, ठीक है। और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किस पे चला जाएगा, ऑप्शन 1 पे, कार्ल यूंग बोला जाता है। और इन्होंने
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और युंग कहाँ के रहने वाले थे? तो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में क्या होता है? जिसमें बच्चा सिर्फ अपने आप में खोया रहता है, उसे बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और बहिर्मुखी में क्या होता है? बहिर्मुखी में बच्चा सबसे खुलकर बातचीत करता है, ठीक है, सबसे क्लोज होता है, सबसे खुल के बातचीत करता है, बिल्कुल भी किसी से नहीं डरता, ठीक है, एक सामाजिक प्राणी होता है। और उभयमुखी में बच्चा समय समय पर कभी क्या होता है, उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी भी गुण और बहिर्मुखी गुण भी दोनों भी उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न कैसे लगे प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ख्याल रखें, गुड लक एंड गुड डे, ठीक है, जय हिंद जय भारत।